चीज़ का है। तब उसने बताया कि बॉल पॉइंट का बटन दबाने से इसके अंदर से चावल के दाने के साइज़ की सुई निकल कर इस गत्ते के अंदर जा चुकी है। उसने गत्ते के ढक्कन को अलग किया और अंदर एक सुई पड़ी थी। ये वही सुई थी जो बॉल पॉइंट के सिरे से निकली थी। ये बड़ा ही ख़तरनाक पिस्तौल है। अब जब तुम इसे दुश्मन के करीब ले जाकर बटन दबाओगे तो इसमें से जहरीली सुई निकलकर दुश्मन के जिस्म में दाखिल होते ही उसे हलाक कर देगी। उस वक्त एक बॉल पॉइंट पिस्तौल के अंदर 50 जहरीली सुइयाँ भरी हुई थी। ये सारी की सारी सुइयाँ साइनाइड जहर में बुझी हुई थी। साइनाइड सबसे ज़्यादा हलाकत खेज़ जहर है। इंसान के जिस्म में दाखिल होते ही उसे मौत की नींद सुला देता है। जहरीली सुई इस कदर रफ्तार के साथ बॉल पॉइंट के सुराख में से निकलते हैं कि दुश्मन ने अगर ओवरकोट भी पहन रखा हो तो उसको चीरती हुई दुश्मन के जिस्म में उतर जाएगी। उसकी रेंज 50 फीट तक की है। अगर आदमी का निशाना दुरुस्त हो तो ये 50 फीट की दूरी से दुश्मन को हिट करके उसे हमेशा की नींद सुला देगा। उसने बॉल पेन मुझे देकर कहा, अब ये तुम अपने पास रखोगे, हो सकता है तुम्हें रास्ते में इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तुम्हें कुछ फालतू सुइयाँ भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50 जहरीली सुइयाँ बॉल पॉइंट में भरी हुई हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक एक मुद्दत तक काम आएंगी। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम जहाँ होगे मैं पहुँचा दूँगा तुम्हें। मैंने बॉल पॉइंट खोलकर दोबारा इसका मुआयना किया, उसे कैप लगाई और पतलून की जेब में रख कर संभाल लिया। घनश्याम ने जेब से रेलवे का एक टिकट निकाल कर मुझे दिया। ये जर्द रंग का गत्ते का छोटा सा टिकट था। इसमें हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था, साउथ इंडिया रेलवे नागपुर से दिल्ली तक। घनश्याम बोला, ये तुम्हारा दिल्ली तक का 3rd क्लास टिकट है, ये 100 रुपये तुम अपने पास रखो। उसने ऑटोमेटिक पिस्तौल मुझसे ले लिया। कहने लगा, बॉल पॉइंट पिस्तौल के होते हुए तुम्हें इस पिस्तौल की ज़रूरत नहीं रही। यहाँ से आगे एक स्टेशन है जिसका नाम झरियाली है। झरियाली पर गाड़ी रुकती है। अभी नागपुर से गाड़ी के आने में 1 घंटा है। इतनी देर में हम झरियाली पहुँच जाएंगे। अब अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से निकलो। हम पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर रेलवे लाइन पर आ गए। वक्त वही रात का पिछला पहर था। मुझे इस गाड़ी को पकड़ना था जिसे मैंने पिछली रात सुरंग में से निकलकर जाते देखा था। घनश्याम कुछ दूर तक रेलवे लाइन के साथ चलने के बाद एक जगह से दूसरी तरफ नीचे उतर गया। यहाँ से हम रात के अंधेरे में टीलों के दरमियान आ गए। ये रेलवे लाइन पहाड़ियों और मैदानों में चक्कर लगाने के बाद आगे जाकर एक बरसाती नाले के ऊपर से गुजरती थी। झरियाली का रेलवे स्टेशन इस बरसाती नाले के पुल से आगे था। हम कोई पौन घंटे में वहाँ पहुँच गए थे। इस दौरान हमें 2 बार अपने अकब में टीलों के पीछे से रेलवे इंजन की सीटियों की आवाज़ सुनाई दी। घनश्याम बोला, रेल हमारी कमीनगाह की सुरंग से निकल आई है। झरियाली स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई थी। आसमान पर बादल कल की तरह झुके हुए थे। रात को बारिश हुई थी। ये छोटा सा देहाती स्टेशन था। टिकट मेरी जेब में था। बारिश में भीगा हुआ प्लेटफॉर्म खाली था। सिर्फ रेलवे का एक आदमी हाथ में सब्ज़ और सुर्ख झंडियाँ लपेटे खड़ा था। घनश्याम ने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, दोस्त, अब मैं जाता हूँ। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अब खुदा करे कि तुम भी अपना फ़र्ज़ पूरा कर सको। खुदा हाफिज़। ये कहकर वह मुझसे रुखसत हो गया। इस दौरान दूर से रेलगाड़ी नज़र आने लगी। स्टेशन के छोटे से कमरे में एक कुली ट्राली में कुछ थैले लादे बाहर निकल आया और पहले से खड़े रेलवे अफसर के पास आकर रुक गया। ये थैले इस ट्रेन में लादे जाने वाले थे। मैं इन लोगों से कुछ फासले पर खड़ा था। ट्रेन आकर रुक गई। मैं 3rd क्लास के डब्बे में सवार हो गया। कोई 2 मिनट बाद इंजन की सीटी सुनाई दी। गार्ड ने भी सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। इस ट्रेन ने मुझे अगले रोज़ रात के 2 बजे दिल्ली पहुँचा दिया। यहाँ से मुझे दूसरी गाड़ी पकड़कर पंजाब, वहाँ से जम्मू की तरफ रवाना होता था। मालूम हुआ कि पंजाब की गाड़ी सुबह 7 बजे रवाना होगी। यह वक्त मैंने दिल्ली के स्टेशन पर ही गुजारने का फ़ैसला किया। एक टी स्टॉल से चाय पी और प्लेटफॉर्म पर एक वीरान सी जगह बैठ गया। मेरा हुलिया ये था कि मुझे पहले ही मैंने रखी हुई थी। कई रोज़ से शेव भी नहीं किया था, जिसकी वजह से दाढ़ी बढ़ाई थी। वही पतलून कमीज़ पहन रखी थी जो अब मिली थी। मैंने सोचा अब श्रीनगर पहुँचकर एक ही बार कपड़े बदलूँगा। रात गुजरती जा रही थी। मैं प्लेटफॉर्म के आखिर में एक जगह सामान की ओर में बैठा था। सामने रेलवे लाइन पर सिग्नल की सुर्ख और सब्ज़ बत्तियाँ रोशन थी। मैं इनकी तरफ देख रहा था कि अचानक सारी रोशनियाँ बुझ गईं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बत्तियाँ कैसे बुझ गईं। मैंने आंखें पूरी तरह से खोलकर देखा। सारे स्टेशन पर अंधेरा छा गया था। मैं समझा कि बिजली का ब्रेकडाउन हो गया है। जैसे ही मैंने अपनी आंखें नीचे की तो मुझे अपना जिस्म भी दिखाई ना दिया और मैंने हाथ उठाकर आंखों के सामने किया। मुझे अपना हाथ भी नज़र ना आया। मैं घबराकर उठ खड़ा हुआ। मेरी जेब में सिगरेट का पैकेट और माचिस पड़ी थी। मैंने माचिस निकाल कर जलाई। मुझे माचिस का शोला नज़र ना आया। मैंने हाथ आगे किया। मुझे शोले की गर्मी महसूस हुई। माचिस की तीली जल रही थी मगर मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैंने जल्दी से तीली एक तरफ फेंकी और वहीं बैठकर सोचने लगा, मेरी बिनाई तो नहीं जाती रही। मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। मुझे सिवाय अंधेरे के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था।
अब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बीनाई जाती रही है और मैं अंधा हो गया हूँ। इन हालात में उससे बड़ी मुसीबत मुझ पर नाजिल नहीं हो सकी थी। अचानक मुझे मुग़ल शहज़ादे की रूह की पेशन गोई याद आ गई। उसने कहा था कि अनकरीब एक भारी आफत नाजिल आने वाली है। या अल्लाह, क्या ये वही आफत है जिसकी पेशन गोई मुग़ल शहज़ादे ने की थी? अचानक मुझे चंद्रिका की बदरूह की मखसूस बू महसूस हुई। मैं फ़ौरन समझ गया ये आफत चंद्रिका की बदरूह की तरह मुझ पर नाजिल हुई है। इसने मुझसे इंतकाम लिया है। मैंने दांत पीस कर कहा, चंद्रिका बदरूह, चंद्रिका, आखिर तुमने मुझ पर वार कर दिया, लेकिन याद रखो मेरा खुदा मुझे इस आफत से निकाल लेगा। इसके बाद मैं तुम्हें ऐसे जहन्नुम में पहुंचा दूंगा जहाँ से तुम कभी नहीं निकल सकोगी। मुझे चंद्रिका के हल्के से कह की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ दूर होते होते गायब हो गई। उसके साथ चंद्रिका के बदरूह की बू भी गायब हो गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से आंखें झपक कर देखने की कोशिश की, मगर मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था। मुझे मुग़ल शहज़ादे की हिदायत फ़ौरन याद आई। इसकी हिदायत पर अमल करते हुए मुझे नजीबाबाद में पत्थरगढ़ के किले के करीबी जंगल में शहीद मुसलमान की खातून की कब्र पर जाकर इसकी रूह के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी थी। उसके बाद मुग़ल शहज़ादे के कहने के मुताबिक शहीद खातून की रूह ने मुझे नागानी आफत से निकलने का रास्ता बताना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे तो कुछ नज़र भी नहीं आता और मैं दुश्मनों में घिरा हुआ हूँ। नजीबाबाद के पत्थरगढ़ के किले तक कैसे पहुँचूँगा? इतने में मेरी आंखों के आगे की रोशनियाँ उभरने लगी। मैंने ज़ोर ज़ोर से आंखें मली। अब आंखों को झपका तो रेलवे सिग्नलों और दिल्ली स्टेशन की रोशनियाँ फिर से नज़र आनी शुरू हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। चंद्रिका की बदरूह की बद्दुआ का असर ख़त्म हो गया था। अब मैं अच्छी तरह देख सकता था। मेरी बीनाई वापस आ चुकी थी। मैं जल्दी से स्टेशन के बाहर गया, नजीबाबाद का रेल का टिकट ख़रीदा और मालूम कि नजीबाबाद से दिल्ली से नजीबाबाद गाड़ी कौन से प्लेटफार्म से किस वक्त रवाना होगी। ये सारी मालूमात लेकर मैं मतलूबा प्लेटफार्म पर आकर एक जगह ओट में बैठ गया। नजीबाबाद में इसलिए जाना चाहता था कि मुझे मालूम था चंद्रिका की बदरूह दोबारा हमला करेगी, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे श्रीनगर से जो नजीबाबाद जाना पड़ेगा, अभी क्यों ना जाकर वहाँ से साफत का तोड़ मालूम कर लूँ और चंद्रिका की बदरूह का किस्सा हमेशा के लिए पाक कर दूँ। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। मुझे वहाँ बैठे 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक बार फिर मेरी बीनाई ने जवाब दे दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, ये कैसी मुसीबत मुझ पर नाजिल हो रही है। ये अंधेपन की हालत मुझ पर कोई 15-20 मिनट तक तारी रही। उसके बाद फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। अब मेरे नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले की तरफ जाना ज़रूरी हो गया था। दिन निकलने के बाद मुझे नजीबाबाद वाली गाड़ी मिली। उस वक्त मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था। मैं डब्बे में बाथरूम के पास वाले सीट पर बैठ गया। अगर रास्ते में मेरी बीनाई जाती रही तो कम से कम बाथरूम में तो पकड़ कर दाखिल हो सकूँगा। ट्रेन चल पड़ी। 8 घंटे के वक्फे के बाद एक बार फिर मेरी आंखों की रोशनी बुझ गई। परेशानी की हालत पर सीट पर मुंह बाहर किए बैठा रहा। दिन का वक्त था। ट्रेन तेज़ी से जा रही थी, मगर मुझे खिड़की के बाहर सिवाय अंधेरे के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। यह हालत आधे घंटे तक रही। उसके बाद एक बार फिर मेरी बीनाई वापस आ गई। अब ये होता कि कभी आधे घंटे बाद और कभी 1 घंटे बाद मैं अंधा हो जाता। ये हालत कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा तारी रहती। उसके बाद मुझे सब कुछ दिखाई देने लग जाता था। इसी अंधेरे, उजाले, बीनाई और नाबीनाई की हालत में आखिर नजीबाबाद पहुंच गया। खुदा का शुक्र है कि इस दौरान किसी को मुझ पर शक न हुआ। कोई CID और मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी भी ना मिला। नजीबाबाद में भी आसमान बादलों में छुपा हुआ था। दिन का वक्त था। अभी शाम होने में काफ़ी देर थी। मैं चुपके से स्टेशन से बाहर निकल आया। यह स्टेशन और इसके आसपास का इलाका मेरा देखा हुआ था। मुग़ल शहज़ादे की रूह ने कहा था पत्थरगढ़ किले के अकब में नजीबाबाद के घने जंगल शुरू हो जाते हैं। यह एक बड़ा घना दुश्वार गुजार जंगल है जिसको कजली बन के नाम से पुकारा जाता है। कजली बन के जंगल में एक टीला है जिसको लाल पहाड़ी कहते हैं। उसकी निशानी ये है कि इसकी चोटी पर 2 सुर्ख रंग के मखरूती चट्टानें एक दूसरे के पहलू में खड़ी हैं। जब तुम पर नागहानी आफत नाजिल हो तो तुम कजली बन के इस लाल पहाड़ी के दामन में पहुंच जाना। यहाँ एक पुराना कुआं है। उस कुएं के पास बांस और हवा दरख्तों के दरमियान एक कब्र बनी हुई है। इस कब्र का निशान ज़मीन से उभरे हुए 2-3 पत्थर ही रह गए हैं। ये उस बहादुर मुसलमान खातून की कब्र है जो इस जंगल में कुफर और इस्लाम की जंग में हिंदू मरहटों का मुकाबला करती शहीद हो गई थी। तुम वहाँ दुआए मग़फ़िरत करना। उसके बाद कुछ देर वहाँ बैठे रहना। अगर खुदा को मंजूर हुआ तो अल्लाह के हुक्म से शहीद खातून की रूह आकर तुम्हें वहाँ बताएगी कि तुम पर जो मुसीबत नाजिल हुई है उससे तुम किस तरह निजात हासिल कर सकते हो। मुझे मुग़ल शहज़ादे की सारी बातें याद थीं। चुनांचे नजीबाबाद के रेलवे स्टेशन से निकलते ही मैंने तांगा पकड़ा और सीधा पत्थरगढ़
किले में आ गया। यहाँ तांगे से उतर किले के पीछे कजली बनकर जो जंगल मुझे बताया गया था उस तरफ चल पड़ा। किला पत्थरगढ़ के पीछे जंगल शुरू हो गए। मैं वहीं एक तरफ दरख्त के नीचे छोटी सी पुली बनी हुई थी, वहाँ बैठ गया। मैं यूं ही इतने ख़तरनाक और घने जंगल में दाखिल नहीं होना चाहता था। वहाँ भटक जाने का डर था। एक पूर्वी किसान सर पर दरख्तों की टहनियाँ लादे मेरे करीब से गुजरा तो उससे कजली बन के बारे में पूछा तो वो रुक गया और एक तरफ इशारा करके बोला, इधर को जाओगे तो एक नदिया आएगी, नदिया के पार कजली बन शुरू हो जाता है। मैं उठकर इसी तरफ चलने लगा। इस जंगल की दहशत के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था, आपने भी ज़रूर सुना होगा। बाज़ लोग कहते हैं कि अमावस की रात को, यानी जो महीने की सबसे ज़्यादा अंधेरी रात होती है, उस रात को जब कजली बन पर भयानक खामोशी तारी होती है तो कोई बला डरावनी आवाज़ें देती जंगल में नमोदार होती है। उसकी आवाज़ के डर से दरख्तों पर परिंदे और कछारों में शहर सहम जाते हैं। ये बला सारे जंगल में आवाज़ देती फिरती है। अगर कोई भूला भटका इंसान या अनजान मुसाफिर इसकी आवाज़ पर जवाब दे दे तो ये उस वक्त वहाँ पहुँच जाती है और इसको हड़प कर जाती है। कहते हैं कि इस बला को दुनिया के सारे इंसानों के नाम मालूम है और उनका नाम ले लेकर इनकी जानी पहचानी आवाज़ों में अपनी तरफ बुलाती है। मगर मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा था। मेरा मन चट्टान की तरह मजबूत था और मुझे यकीन था कि दुनिया की कोई बला मुझे कुछ नहीं कह सकती। मैं कजली बन में दाखिल हो चुका था। ये तमाम तोहमात हमारे जहन में थे। मैं इस बला का मुकाबला करने को तैयार था, मगर ना तो वो रात का वक्त था और ना अमावस की रात। वो दिन का तीसरा पहर था और कजली बन की बला के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ अमावस की रात में ही नमूदार होती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था, कजली बन का जंगल वाकई बड़ा डरावना था। ऐसे ऐसे दरख्त कि जिनको देखकर जिन बोतों का ख्याल आता था। इन दरख्तों पर कांटेदार बेलें चढ़ी हुई थी। अगर जो दिन का वक्त था, मगर इन दरख्तों का घनापन इतना शदीद था कि इनकी शाखों पर आकर दिन की रोशनी रुक जाती थी। दरख्तों के नीचे सारे जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। बहरहाल किसी न किसी तरह रास्ता बनाता कजली बन के जंगल में काफ़ी दूर निकल गया। मुझे इस पहाड़ी की तलाश थी जिसकी चोटी पर दो सुर्ख चट्टानें साथ साथ खड़ी थी और जिसे लाल पहाड़ी कहा जाता था। मुग़ल शहज़ादे की रूह ने कहा था कि इस पहाड़ी के पीछे एक जगह शहीद खातून की कब्र है। इस कब्र पर जाकर मुझे फातिहा पढ़ना है। और इस दौरान 2 बार मेरी आंखों की बिनाई चंद्रिका की बदरूह का हमला हुआ था और मुझे नज़र आना बंद हो गया। मैं कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाता और जब बिनाई वापस आती तो उठकर चलने लगता। ये ऐसी आफत थी कि इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था और ये नागानी आफत मेरे कमांडो मिशन को तबाह कर सकती थी। जब मैं कजली बन के दरख्तों में से बाहर निकला तो मुझे एक तरफ छोटी सी पहाड़ी नज़र आई जिसके ऊपर 2 मखरूती चट्टानें बिल्कुल साथ साथ खड़ी थी। मैं ठीक मंजिल पर पहुंच गया था। इस पहाड़ी के पीछे किसी जगह शहीद खातून की कब्र के बारे में मुझे बताया गया था। मुझे इसकी तलाश थी। मैंने चलते चलते पहाड़ी के पीछे आ गया। यहाँ ज़मीन ऊंची नीची थी, ऊंची ऊंची घास जगह जगह उगी हुई थी। मैंने नसवारी रंग की बड़ी बड़ी चट्टानों के दरमियान एक चश्मा बहते देखा था। चश्मे पे आकर मैंने हाथ मुंह धोया, वज़ू किया, क्योंकि मुझे शहीद खातून की कब्र तलाश करके फातिहा पढ़ना था। यहाँ दरख्त दूर दूर थे, ज़मीन खाली थी सिवाय घास और बिखरे हुए पत्थरों की और कुछ नहीं था। मैं बड़े गौर से चारों तरफ देखता खातून की कब्र को तलाश करता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुझे एक जगह बांस और महावा के दरख्तों के नीचे ज़मीन में 2-3 उभरे हुए पत्थर नजर आए। मैं करीब गया। ये पत्थर इस तरतीब से लगे थे जैसे यहाँ किसी को दफन करके मरकज़ बनाया गया हो। सब निशानियाँ मुझे मिल गई थी। मुझे यकीन था कि यही शहीद खातून की कब्र है। मैं कब्र के पहलू में एक तरफ होकर बैठ गया और दुआए मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाए। फातिहा पढ़कर शहीद की रूह के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ मांगी और इस जगह खामोश बैठा रहा। मुग़ल शहज़ादे की रूह ने हिदायत की थी कि कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद कुछ देर बैठना। दिन की रोशनी बादलों में छुपकर आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ रही थी। सूरज ग़ुरूब हो रहा था। कजली बन की तरफ दरख्तों पर परिंदों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक बूंदें पड़ने लगी। बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैं उठकर दरख्त के नीचे आ गया। यहाँ बारिश से बचाव हो सकता था। दरख्त की शाखों और पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से टपाटप की आवाज़ें आ रही थी। फिर ये आवाज़ तेज़ हो गई। अब बारिश के कतरे मुझ पर भी गिरने लगे थे। मैंने उधर उधर देखा, कोई जगह मिल जाए जहाँ थोड़ी देर के लिए बारिश से बचाव हो सके। दाएं जानिब कुछ 6 कदमों के फासले पर मुझे दरख्तों के नीचे एक झोंपड़ी सी नज़र आई। मैं दौड़कर वहाँ पहुँच गया। ये झोंपड़ी नारियल और बांस की शाखों को जोड़कर बनाई गई थी। वो बिल्कुल खाली पड़ी थी। मैं झोंपड़ी पर ज़मीन पर बैठ गया। झोंपड़ी के बांस और नारियल की शाखों वाली छत पर पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं थी,
परिंदों की आवाज़ें अब खामोश हो गई थी। झोपड़ी का दरवाज़ा नहीं था। यहाँ से मुझे शहीद खातून की कब्र के उभरे हुए पत्थर नज़र आ रहे थे। मैं इन पत्थरों को बड़े गौर से देख रहा था। मेरा ख्याल था कि अगर ये शहीद खातून की कब्र है तो यहाँ से इसकी रूह ज़रूर उठेगी, मगर ये ख्याल गलत था। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में शहीद होने वाले शहदा की रूह अरवाह के मकामात बहुत बुलंद होते हैं, इनके दर्जात बुलंद होते हैं। दुनिया से रुखसत होने के बाद इनकी रूह सीधी जन्नत में चली जाती है। लेकिन मैं चूँकि कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद में शरीक था और मुझ पर नागहानी आफत आई थी, इससे मैं सिर्फ इसलिए अपने लिए निजात हासिल नहीं करना चाहता था, बल्कि इसके लिए निजात हासिल करना चाहता था कि मैं सेहतमंद होकर दोबारा तहरीक आज़ादी कश्मीर के जिहाद में शरीक हो चुकूँ। भारतीय गासिब फ़ौज कश्मीरियों का हक खुद इरादियत दबाकर इन पर जो जुल्म व सितम तोड़ रही थी, इसके ख़िलाफ़ बतौर कमांडो जंग कर सकूँ। इसमें मेरी ज़ाती गर्ज नहीं थी, इसलिए ख्याल था कि शायद शहीद खातून की रूह इस्लाम और मज़लूम कश्मीरियों की रूह से मुझसे हमकलाम होने की इजाज़त जन्नत से नीचे हमारी दुनिया में थोड़ी देर के लिए आ जाए। और ऐसा ही हुआ। मैं झोंपड़ी के दरवाजे में से कब्र के पत्थर को देख रहा था। अचानक मेरी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा गया। चंद्रिका की बदबू ने एक बार फिर हमला कर दिया था। मुझे नजर आना बंद हुआ। मैंने आंखें बार बार झपका कर देखने की कोशिश की, मगर सिवाय अंधेरे के मेरी आंखों में और कुछ नहीं था। मैं बेबस और मजबूर होकर सर झुकाकर बैठा खुदा को याद करने लगा। मैं अपनी मग़फ़िरत के लिए इसलिए खुद हुज़ूर दुआएं मांगने लगा। मुझे सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। मैं बारिश को देख नहीं सकता था। मेरे चारों तरफ तारीक रात थी, हालांकि अभी जंगल में दिन की शफ़ाफ़ रोशनी बाकी थी।